नमस्कार दर्शकों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं नाविका कुमार सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका स्वागत करती हूं। आज कुछ तस्वीरें महाराष्ट्र से सामने आई हैं। दरअसल वहां की सरकार में मौजूद महाअघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सब शामिल हैं, उन्होंने यूपी के लखीमपुर के किसानों की मौत को लेकर एक बंद बुलाया था, महाराष्ट्र बंद। कल जब ये खबर मिली तो मैं चौंक गई। सोचा कि ये कैसी प्लानिंग है, भला रूलिंग पार्टी अपने ही राज्य में बंद क्यों बुलाएगी, किसके खिलाफ बुलाएगी? वो तो राज कर रहे हैं और खुद ही के स्टेट में अगर लखीमपुर जाते, वहां बंद बुलाते तो बात समझ में आती। लेकिन महाराष्ट्र में 2500 किलोमीटर दूर जो लखीमपुर में हुआ, उसके लिए बंद बुलाना, इसका औचित्य, इसका लॉजिक मुझे तो समझ नहीं आया। अपने ही राज्य में बंद, वजह जानकर और हैरानी हुई। लखीमपुर की घटना के खिलाफ किसानों के साथ खड़े हैं, ये दिखाना चाहते हैं और यही दिखाने के लिए बंद बुलाया, जिसमें लाठी, डंडे, लात, मुक्का सब कुछ चलाया। किन पर? अरे उसी जनता पर जिन्होंने इन्हें वोट दिए, सरकार बनवाई। बिना देरी किए कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रखना चाहती हूं और ये हैं तस्वीरें जो हमारे स्क्रीन पर आ रही हैं। ये देखिए, ये ऑटो वाला है, इसको पकड़कर निकाल कर भाग रहे हैं कि भाई तू ऑटो क्यों चला रहा है। ऑटो वाले की गलती क्या है कि वो बेचारा सुबह जो कमाता है, सुबह से शाम तक वो रात को अपने परिवार को खिलाता है। अब ये सारे लोग खड़े हैं यहाँ पर, डंडा घुमा रहे हैं कि कोई बाहर निकलेगा तो उसको मार देंगे। सड़कों पर चक्के जलाए जा रहे हैं, लोग अगर गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी पंक्चर की जा रही है। और ये पूरा आज महाराष्ट्र के मुंबई, जो कमर्शियल कैपिटल है देश का, उस पर भी आपने इस तरह के ही दृश्य देखे। और उसके बाद ये बस तोड़ी, किसकी बस है? आपके और हमारे टैक्स के पैसे से बस खरीदी गई है और उसी बस को ये लोग तोड़ रहे हैं। कौन तोड़ रहे हैं? यही तीन पार्टियां जो सरकार चलाती हैं वहां पर, वही बसों को तोड़ रही है। क्यों तोड़ रहे हो भाई? ये तो टैक्स पेयर से आप चलवा रहे हैं बसें, इसको क्यों तोड़ रहे हो? अब ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इन सारी पार्टियों को सबूत देना है कि ये किसानों के साथ खड़े हैं और लखीमपुर के किसानों के साथ। अब प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी तो वहां हो आए, लेकिन एनसीपी और शिवसेना, जिनका कोई उत्तर प्रदेश में वजूद नहीं है, वो भी दिखाना चाहते हैं कि हम किसानों की पार्टी हैं तो अपने ही स्टेट में हम बंद करवाएंगे। और अब इनके स्टेट महाराष्ट्र में किसानों की क्या हालत है, आइए आपको वो दिखाऊं। 2019 में 2500 से ऊपर किसानों ने आत्महत्या कर ली, 2500 से ऊपर। और ये यहां पर आपको नंबर में ग्राफिक्स पर दिखाना चाहती हूं। और अगर शरीफ भाई आप ग्राफिक्स दिखा दें, जनवरी 2019 से बस हड़ताल से एक दिन में, पहले आपको ये बता दूं, पहले आपको बता दूं कि लॉस कितना हुआ महाराष्ट्र में। जनवरी 2019 बस हड़ताल से एक दिन में 3 करोड़ का लॉस हुआ। ये जनवरी 2019 है। जनवरी 2018 में एक दिन महाराष्ट्र बंद से 700 करोड़ का लॉस हुआ, क्योंकि ये हमारी कमर्शियल कैपिटल है। अब महाराष्ट्र में सभी सेक्टर एक वर्किंग डे बंद होने से 1300 करोड़ रुपए का नुकसान उठाते हैं। ये 1300 करोड़ रुपए कौन भरपाई करेगा, पता नहीं। और आपको बता दूं, जो छोटे दुकानदार हैं, 3 लाख ऐसे छोटे दुकानदार हैं जो 10,000 रुपए प्रतिदिन कमाते होंगे। अब 3 लाख इंटू 10,000 कर दीजिए, 300 करोड़ का लॉस तो इनको हो गया। ये छोटे दुकानदार पिछले 2 सालों से बिल्कुल रुके हुए हैं, क्योंकि कोविड के कारण कभी बंद है, कभी बाजार में लोग आ नहीं रहे। और इन सब को मिलाकर अगर आप देखें, और ये फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन के नंबर हैं, हम इन्हें नहीं बना रहे,
ये नंबर दुकानदारों की फेडरेशंस ने दी है कि 300 करोड़ रुपए का लॉस होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कहा है कि 1962 में कामेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हड़ताल का सहारा लेने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है किसी भी राज्य को, क्योंकि हड़ताल आप करिए, अपने प्रोटेस्ट आप करिए, लेकिन हड़ताल करके लोगों की रोजी रोटी छीनने का आपको कोई हक नहीं है। ये 1962 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। अब 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीपीएम की अपील पर कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या संगठन ये दावा नहीं कर सकता कि वह पूरे राज्य या देश में उद्योग और व्यापार को पंगु बनाने का हकदार है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा केरल के मामले में। अब कुछ ही हफ्ते पहले अगर आप देखें तो फार्मर्स जो यहां दिल्ली में और कई आसपास के राज्यों में सड़कों पर बैठे हैं, उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और ये 2021 में सितंबर अक्टूबर में कहा है। और उन्होंने कहा है कि सत्याग्रह करने की क्या बात है, आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, कोर्ट पर भरोसा रखिए। भैया, सारा मामला किसानों का कोर्ट में है। अब जब तक कम से कम अदालत सुन रही है और उच्चतम न्यायालय है, तब तक तो कम से कम हौसला बनाए रखिए। लेकिन नहीं, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और एनसीपी को होड़ लगी हुई है कि उन्हें किसी न किसी तरीके से वोट बटोरने हैं और किसान एक आसान रास्ता है। मैं एक और चीज बता दूं कि 2019 और 2020 में हर एक साल में कम से कम 2500 किसान मरे हैं आत्महत्या से, सिर्फ महाराष्ट्र में 19 और 20, यानी कि 5000 किसानों की मौत। इतने पैसे जो यहां पर लॉस हुआ वो उन लोगों को दे देते, शायद उनका मुआवजा मिल जाता, लेकिन ये महाराष्ट्र की सरकार ने नहीं सोचा और लगे हैं यहां पर आकर इन्होंने शुरू कर दिया अपना बंद। तो आज सवाल पब्लिक का सिर्फ ये है और हम पूछना चाहते हैं कि ये क्या दिखाना चाहती है? बंद के नाम पर आम आदमी और आम लोगों को पीटने की छूट कैसे ये कोई सरकार कर सकती है? क्या उसके पास ये अधिकार है? सवाल और भी पूछ रही है पब्लिक, और सवाल ये पूछ रही है कि अपनी ही सरकार में बंद किसे मूर्ख बना रहे हो भाई? आपकी सरकार, आपके कानून आप महाराष्ट्र में क्यों बंद कर रहे हैं और अपने ही लोगों को क्यों जुर्माना देने पर फोर्स कर रहे हैं? जब कोर्ट में मामला, फिर बंद से क्या हासिल होगा यह कभी सोचा है महाराष्ट्र की सरकार ने? कोरोना से उभरते हुए देश में बार बार बंद का टॉर्चर क्यों नहीं लोगों को कमाई करने दिए जाना चाहिए? यह है हमारे सवाल। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, शीतल महात्री शिवसेना की स्पोक्स पर्सन है, सीमा मलिक एनसीपी के स्पोक्स पर्सन है, शहजाद पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट, रत्नाकर त्रिपाठी लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। रत्नाकर त्रिपाठी जी, ये जो पकड़ कर ऑटो वालों को मार रहे थे, क्यों मार रहे थे? ये ऑटो वाला तो महाराष्ट्र का है, वोट देकर आपको बनाया उन्होंने सरकार, उन्हीं को मार रहे हैं, उन्हीं की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये कहां का लॉजिक है? पहले तो मैडम मुझे लगता है इस प्रोग्राम का नाम दूसरा है, तो मुझे नहीं लगता। दूसरी चीज मेरी बात जो आप पूछ रही है, तो आपने विश्लेषण में कहा था पब्लिक का सवाल नहीं है। शरीफ भाई पब्लिक के सवाल ले लेते हैं। बताइए, पब्लिक आपकी है ना, जिससे आप फोन कराएंगे कर लीजिए। आप मेरी बात भी सुनिए ना। अच्छा हुआ आप गांधी जी के सुनिए पब्लिक क्या पूछ रही है, पहले सुन लीजिए। नहीं, आप सुन लीजिए पब्लिक क्या पूछ रही है। आपकी तोप हमेशा मेरे पर निकली रहती है, तो आप पब्लिक का सवाल सुन लीजिए ना। पब्लिक का सवाल सुनिए। पब्लिक क्या परिस्थिति है यहाँ? बस जो है नहीं मिल रही, पब्लिक लौट के आ रही है, बस नहीं मिल रही है, आ नहीं रही, एक भी बस खाली है, डिपो खाली है पूरा।
बस यही है और क्या। सिचुएशन बहुत खराब चल रहा है। बस न मिलने से पैसेंजर को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और किसी को बिगरौली जाना है, किसी को पनमेल जाना है, तो ये दिक्कत का सामना कर पड़ रहा है। क्या कहेंगे सर, आज महाराष्ट्र बंद की घोषणा हुई थी, लेकिन ट्रैवलिंग में क्या दिक्कतें आ रही हैं? नहीं, जगह जगह पे रोका जा रहा है, इसकी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे, अब क्या दिक्कत हो रही है? हम अभी पूना से निकले, माजलगांव जा रहे थे, लेकिन ये जगह जगह पे रोक रहे हैं तो बहुत देर जा रहा है। तो आज जिस तरीके से बंद की घोषणा की, इससे आम आदमी को कुछ फायदा है, कुछ हासिल होगा? फायदा तो कुछ भी नहीं है, हासिल तो कुछ भी नहीं होने वाला है, तो तकलीफ हो रही है बस, और कुछ नहीं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आम आदमी को तो तकलीफ हो रही है। पूछा कि कितनी फसलें होती हैं देश, अन्न कैसे उगाया जाता है, गन्ना किस तरह उगता है। पूरे विश्व के किसी आंदोलन में माननीय नाविका कुमार जी पूरी जनता कहीं शामिल नहीं रहती। बोला अच्छा हुआ आप गांधी जी के समय नहीं हुई, नहीं तो जब विदेशी वस्तुओं के लिए टेस्टिंग चल रही थी ना, आप कहते थे बुढ़ा पागल हो गया है, ये लाखों वस्त्र चला रहा है, ये लोग पहन लेते। आप ये कहती ये आपकी कोई भी देश, देखिए रत्नाकर जी, ऐसा है, मैं गांधी जी के बारे में क्या कहती या क्या सोचती, इसकी चिंता तो आप मत करिए। आप तो ये बताइए कि आज जिनकी दुकानें बंद हुई, जिन्हें ऑटो चलाने से रोका गया, वो आज अपने बच्चों को रात को क्या खिलाएंगे? भाजपा ने या नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा, ये मौलिक अधिकार नहीं, ये नैसर्गिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट नहीं, ये नेचुरल राइट। प्रोटेस्ट करना, बंद कराना, और आपके जेटली ने कहा कि पार्लियामेंट बंद कराना सबसे स्ट्रॉन्ग मोड में से एक है। अरे लोकतंत्र में विरोध दर्शाने, पार्लियामेंट, जब आप पार्लियामेंट बंद कराते हैं, और मैं प्रेम शुक्ला जी से पूछना चाहती हूँ, जब आप पार्लियामेंट बंद कराते हैं तो कम से कम आम आदमी की रोटी तो नहीं छिनती। हाँ, टैक्स के पैसे जरूर जाया होते हैं, लेकिन आम आदमी की रोटी तो नहीं छिनती। आज जो महाराष्ट्र में हुआ है, वो चलता है बंद करना आपके साथ। जी नाविका जी, मुझे लगता है आपने मुझसे प्रश्न पूछा, मैं उत्तर दूं, अगर रत्नाकर जी इजाजत देते तो मैं उत्तर दूं। धन्यवाद। देखिए नाविका जी, बाकायदा 2003 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और महाराष्ट्र का ही बंद पुकारा गया था। मुंबई में कई स्थानों पर बम फूटे थे, उसके बाद मुंबई बंद की गई थी। तो जेबी डिसूजा नामक एक रिटायर्ड IAS अधिकारी वो कोर्ट में गए, और बाकायदा कोर्ट का ऑर्डर हुआ, और उस कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार उस समय बंद करने वाली शिवसेना को दंड भरना पड़ा था। ये बाकायदा ऑर्डर था। आज जब वही शिवसेना सत्ता में है, जब किसानों पर की महाराष्ट्र में अपनी समस्याएं हैं, इन्होंने कहा था कि हम 7/12 यानी जो खतौनी होती है उत्तर भारत के लोगों को समझने के लिए, किसानों का जो कर्ज से पटा पड़ा है उसको हम कोरा कर देंगे। 2 वर्षों में आपने वो तो कोरा नहीं किया, बल्कि जो गीला अकाल पड़ा हुआ अतिवृष्टि के नाते मराठवाड़ा, विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र में जिस तरह से गीला अकाल पड़ा हुआ है, किसानों को किसी प्रकार से राहत पहुंचाने की बजाय आप बंद करके उल्टा महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था पे जो चरमराई हुई अर्थव्यवस्था है उसको सत्तारूढ़ दल के लोग ही हिंसा के माध्यम से चोट पहुंचा रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार तो ऐसे हिंसक दलों के खिलाफ कार्रवाई करेगी नहीं, क्योंकि वो स्वयं सत्ताधारी है। चूंकि केंद्र के खिलाफ कर रहे हैं तो केंद्र करेगा तो कहेंगे हमारे ऊपर केंद्र जो है लगातार दबाव बनाता है। सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेकर, चूंकि सर्वोच्च न्यायालय का ही आदेश है, इन तीनों दलों से जो महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची है उस चोट की भरपाई, नुकसान भरपाई इनसे वसूली जा सकती है। ये संवैधानिक व्यवस्था है और ये इस देश को करना होगा, वरना इस तरह के सत्ताधारी दल अगर स्वयं हिंसा के सहारे महाराष्ट्र जैसे प्रदेश को बंद करेंगे, उस बंद से जो अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचेगी, जो हिंसा होगी, जो नागरिकों के खिलाफ हिंसा इन्होंने की, उससे जो असुरक्षा का बोध हुआ, उससे महाराष्ट्र को जो नुकसान पहुंचा, उस नुकसान की भरपाई लोकतांत्रिक संवैधानिक न्यायिक व्यवस्था में ऐसे दलों से वसूला जाना आवश्यक है। तभी इस तरह की अराजकता की आग लगाने वाले गैर जिम्मेदार दल लोकतंत्र और संविधान की आत्मा को समझ पाएंगे। मैं पूछना चाहती हूं, शिवसेना की शीतल महात्री हैं। शीतल महात्री जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जितने
महाराष्ट्र में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, सुबह कमाते हैं, शाम को रोटी खिलाते हैं अपने परिवारों को, उनको इस बंद से क्या फायदा हुआ? उनके लिए आपको सोचना नहीं चाहिए था? आपको किसानों के साथ सॉलिडारिटी दिखाना है, जरूर दिखाइए। आपको लखीमपुर पर ऑब्जेक्शन करना है और पॉलिटिकल ऑपोजिशन करना है बीजेपी का, जरूर करिए, जरूर करिए, करना भी चाहिए, ऑपोजिशन का ये काम है। लेकिन अपने ही राज्य में अपने ही लोगों को कमाई ना करने देना, रोटी ना खाने देना, पकड़ पकड़ के मारना। और मैं आपको विजुअल्स दिखा सकती हूं, जिन्होंने छोटी मोटी अपनी दुकानें खोली, उनके किस तरह से शटर डाउन करके डंडा लेके भागे हैं आपके सपोर्टर्स उनके पीछे। ये क्या राज्य की सरकारें ऐसा काम करती हैं? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी मैडम जी, अभी मैं आपका भाषण बहुत एकदम कान लगा के सुन रही थी। मैं शायद आपको कहना चाहूंगी कि ये जो बंद था वो लखीमपुर में जो 11 हमारे किसान भाइयों को उनकी बर्बरता से जो हत्या की गई उसके विरोध में था। ये शायद आप बताना भूल गई है, और वो और किसी ने नहीं किया, वो जो केंद्र के गृह राज्य मंत्री है उसके लड़के ने ये किया है, और उसको आपने एफआईआर नहीं लिया। 3 दिन के बाद जब पूरे देश में भूचाल मचा, तभी आपने उनके ऊपर एफआईआर लिया, तभी उनको आपने गिरफ्तार किया। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि हम महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र भारत में है और हम भारत की हर जनता के साथ है, उनके हर दुख में हम उनका साथ देंगे। देखो महाराष्ट्र में भी बहुत सारे किसान भाई है, और ये जो हमने बंद पुकारा था, ये बंद जो राष्ट्रवादी, कांग्रेस और शिवसेना, ये 3 जो बहुत नीचे के लोगों से जुड़ी हुई जो पार्टी है, उन्होंने पुकारा था। देखो हम ऊपर बैठ के नहीं सोचते कि भाई बंद पुकारना है, बंद पुकार करेंगे। ये जब भी लोगों से मांग आती है तभी हम बंद पुकारते हैं। जिस तरह के तरीके से शीतल जी मैं 1 मिनट के लिए उनके दुख के बारे में आप कुछ नहीं बोलते। आप मुझे बताइए उनका जो नुकसान हुआ वो कैसे भरेंगे आप? शीतल जी आपका आई एम सॉरी टू से शो का फॉर्मेट है, लेकिन मैं खेद से कहना चाहती हूं कि आपका फैक्ट चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आप पर लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा। आपने कहा 11 लोग मरे हैं लखीमपुर खीरी में। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि 11 लोग नहीं, 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 3 लोग एक्स्ट्रा कहां पर मरे हैं लखीमपुर में? अगर उनका आता पता आपके पास हो हमें बता दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, और लाई डिटेक्टर टेस्ट होना पड़ेगा शीतल जी पर। शीतल जी मैं आपसे और भी बताना चाहती हूं कि पिछले 9 दिनों में टाइम्स नाउ नवभारत लखीमपुर के लिए न्याय मांगता रहा, यहां तक के हमने सैटरडे को जब तक आशीष मिश्रा यानी मोनू मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई, हमने ये मुद्दा छोड़ा नहीं। मैं आपसे सिर्फ पूछना चाहती हूं, फैक्ट चेक कर रही है मेरी रिसर्च टीम, 11 लोग, शहजाद पूनावाला आपने कहीं पढ़ा कि 11 लोगों की मृत्यु हुई है लखीमपुर खीरी में? कम से कम वहां की सरकार या किसी ऑपोजिशन पार्टी ने 11 लोग के मरने की पुष्टि नहीं की है। 8 लोगों के मरने की बात है। तो 8 लोग, चलो मैडम आप कहती है 8 लोग, तो 8 लोगों की जान की कुछ भी कीमत नहीं है। 11 हो गए तो ही हम बंद कर सकते हैं। तो ये बंद आप 10 दिन बाद क्यों कर रही हैं मैडम? जब अरेस्ट हो गए मोनू मिश्रा, आपने एडमिट कर दिया, लाई डिटेक्टर टेस्ट में आप फेल हो चुकी हैं, लाई डिटेक्टर टेस्ट में आप फेल हो चुकी हैं। 8 लोग मरने को 11 लोग मरना बता रही हैं, और फैक्ट्स का आपको पता नहीं है। शहजाद पूनावाला, इस पर बताइए मैं क्या बताऊं? जी देखिए नाविका जी, आप बिल्कुल सही है, और आपने पर्दाफाश कर दिया कि कैसे झूठ और दोहरे मापदंड पर यह सारा खेल आधारित है। एक तो जो ये कह रहे बंद किया है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 2000 किसान 11 महीने में महाराष्ट्र में मरे, क्या बंद हुआ? पालघर में 2 साधु मारे गए, क्या बंद हुआ? राजस्थान में किसानों को पीटा गया, क्या बंद किया? एक सेकेंड, अब मैंने आपके बीच में नहीं बोला। नाविका जी प्लीज,
नाविका जी, आपका शो बहुत बड़े पैमाने पर देखा जाता है। मैं आपसे विशेष आग्रह करता हूं कि एक एक व्यक्ति एक एक समय पर बोले, ताकि सबकी बात जनता को समझ में आए और पब्लिक का सवाल का निर्धारण हो सके। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनंती करता हूं नाविका जी, तो मैं अपनी बात पूरी करता हूं, उसके बाद ये महिला बोले। मैं अब दूसरी बात रखना चाहता हूं। आपने जो 7-8 वीडियोस बताए नाविका जी, उसमें पुलिस खड़ी है और पुलिस के पास गुंडागर्दी करते हुए महाराष्ट्र के मराठी माणूस रिक्शा वाले को, मराठी माणूस दुकानदार को कहा जा रहा है कि दुकान बंद कर दो वरना आगे तुम्हारी दुकान को तोड़ दिया जाएगा। मेरे पास वो वीडियो भी है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके ऊपर क्या महाराष्ट्र की पुलिस ने कोई कार्रवाई की, और अगर नहीं की, इसका मतलब यूपी की एक घटना के लिए आपने महाराष्ट्र के लोगों को सजा दिलवाई, एपीएमसी की मंडियां बंद करवाई, फल सब्जी नहीं बिक पाए, हमारे देश के जो, हमारे महाराष्ट्र के जो किसान हैं वो अपना प्रोड्यूस नहीं बेच पाए, उनका नुकसान करवाया ताकि लखीमपुर में और उत्तर प्रदेश में कुछ राजनीतिक रोटियां आप सेक सके। और महाराष्ट्र में हुए किसान आत्महत्याओं का क्या, पंजाब में हुए काले कानून का क्या जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जेल का प्रावधान है, राजस्थान में हनुमानगढ़ में पीटे गए किसान उसका क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में 141 किसानों का जिनकी आत्महत्या हुई है जिसमें आदिवासी किसान है, उनके लिए आपका दिल नहीं पसीजता। एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूं नाविका जी, मुझे बताइए कि यह पहली ऐसी सरकार है जिसका संवैधानिक दायरा और अधिकार यह है कि नौकरी दे, पर यह जाकर मराठी माणसों को से नौकरी छीन रही है, कह रही है कि आज काम नहीं करना, आज अपने बच्चों को खाना मत खिलाना। नाविका, आज सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि क्या उद्धव ठाकरे जी के पुत्र आदित्य ठाकरे जाएंगे उस गरीब के घर पे जिसकी नौकरियां छिन गई और जिसकी वजह से आज वो अपने आदित्य को खाना नहीं खिला पा रहा है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, शीतल जी जवाब दीजिए। आपने कहा यहां पर खून हुआ है, ऑफ कोर्स खून हुआ है, और हमने मुहिम चलाई थी जब तक मोनू मिश्रा अरेस्ट नहीं हुआ, और बाकी गुनहगारों के लिए भी हमारी मुहिम जारी है। लेकिन जब आत्महत्या होती है किसानों की, तो आपको लगता है कि किसी न किसी ने उसका खून किया ही होगा ना। आत्महत्या क्यों करता है इंसान? जी, क्यों करता है? क्योंकि वो अपनी भरपाई नहीं कर पा रहा। उनको मुआवजा देने के लिए आपके पास समय है? कितने लोगों को मुआवजा मिला है महाराष्ट्र में जो किसान है जिन्होंने आत्महत्या कर लिया है? जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि जो हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे हैं, उन्होंने किसानों के बारे में जो भी अच्छे उनके लिए जो निर्णय लेने चाहिए वो जरूर ले रहे। बीच में 1.5 साल कोरोना का समय था, तो अभी हमने शुरू किया है। हमारे साथ माननीय शरद चंद्र पवार जी हैं। मात्रे जी, नाविका का सवाल है, 2000 किसानों ने आत्महत्या की, कितना मुआवजा दिया? नहीं, नाविका का सवाल है, नाविका का सवाल है, 2 सालों में 5,000 आत्महत्या, 2 सालों में 5,000 आत्महत्या, 920 किसानों को मुआवजा मिला, बाकियों को नहीं मिला। टमाटर औरंगाबाद और नासिक में होता है, 1 रुपए पर बिक रहा है। किसान जो है उसे जमीन पर फेंक रहे हैं, कह रहे हैं हमें अपनी लागत नहीं मिल रही, उनको कोई मुआवजा नहीं। तब आपको किसानों की चिंता नहीं है? बिल्कुल हमको किसानों की चिंता है। तो उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? तो बंद कर रहे हैं ना लखीमपुर खेड़ी के लिए। सर, लखीमपुर खेड़ी के लिए हमको बंद करना नहीं चाहिए, ऐसा आपका कहना है? इसका मतलब आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा आपका कहना है? आप मैडम लखीमपुर, अगर मैडम लखीमपुर खेड़ी जाकर बंद करवाइए तो मैं समझूं, लखीमपुर खेड़ी जाकर बंद करवाइए तो मुझे समझ आएगा, लेकिन महाराष्ट्र में क्यों बंद करवा रही हैं? वहां के लोगों की क्या गलती है? मैडम, आप हमको बोलने नहीं देंगे, आप ही बोलेंगे तो हम क्या बताएंगे आपको? आप हमें बोलने दीजिए, बिल्कुल हम आपको बताना चाहते हैं। आपका ऐसा कहना है कि जो हमने जो उनको सपोर्ट किया, देखिए हम महाराष्ट्र में जरूर रह रहे, लेकिन हमारी संवेदना पूरे देश के साथ है। आज हमको जरूर दुख हुआ है जिस तरीके से हमने देखा कि जिस तरीके से उनको पूछना गया। सर, हमको बोलने दीजिए, आप बोल रहे हैं, मैडम को बोलना है तो हम क्यों बैठ जाते हैं? आपको अगर हमको बोलना है जब भी आपका टाइम नहीं, राजस्थान में किसानों को पीटा गया, कब बंद कर रहे हो? बोलने दीजिए सर, हमको बोलने दीजिए कृपया। राजस्थान में किसानों को पीटा गया, शीतल जी, उनका सवाल ये है कि आपको पूरे देश के साथ संवेदना है, तो राजस्थान के किसानों के बारे में पूछेंगे रत्नाकर त्रिपाठी जी से कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में क्यों पिट रहे हैं किसान? पूछिए।
मैडम आज वो आपके हिसाब से 8 जन मर गए, किसी को हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी को उधर जाके उनसे मिलने के लिए भी टाइम नहीं मिला। आप आज कह रही है कि एक दिन आदित्य को उनके घर के खाना नहीं मिला। आप मुझे बताइए 8 घर के आदित्य की डेथ हुई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये शहजाद पूनावाला जी का क्वेश्चन था। मैं कह रही हूँ और मैं सीमा मलिक जी से पूछना चाहती हूँ। सीमा मलिक जी हैं एनसीपी से। सीमा मलिक जी, मैं आपसे बहुत ही आदर से पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश, उनसे कोई रोष है, जरूर जाकर आप बंद करिए, जरूर जाकर आप प्रोटेस्ट करिए। प्रधानमंत्री जी से है तो उनके सामने प्रोटेस्ट करिए, लेकिन महाराष्ट्र में क्यों नहीं? मैम आपने मुझे बुलाया तो मुझे 1 मिनट बोलने के लिए भी दीजिएगा प्लीज। जी बोलिए। मैं देखिए नाविका जी, मैं बड़ी देर से सबको सुन रही हूँ और मुझे ऐसा लगा कि जो आप सवाल पूछ रहे हैं शहजाद पूनावाला जी, आपका भी मैंने काफी लंबा वो सुना, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अगर किसानों ने आत्महत्या करी है, ठीक है, इशू है, वो हमारे टाइम में भी हुई है, बीजेपी के शासन में भी हुई है और हमें बड़ी संवेदना से हम उस चीज को देखते हैं और हम मानते हैं कि चलिए हमें सॉल्व करना चाहिए। पर इस बात से इसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगर किसानों में आत्महत्या करी है तो एक बंदा जाके, एक मिनिस्टर का बेटा जाके उनको कुचल देता है? मतलब अगर आत्महत्या कर रहे हैं तो चलो बेचारे, आत्महत्या नहीं कर रहे तो हम कुचल देंगे उनको जाके। इस बात को आप कैसे, हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस थिंग? पर मैंने कहाँ जस्टिफाई किया है? सीमा मलिक जी मैंने कहाँ जस्टिफाई किया है? वेयर हैव आई जस्टिफाइड इट? आप मुझे सबूत दीजिए ना कि मैंने जस्टिफाई किया है इसको। फिर आप बुलाते हैं, बोलने नहीं देते, फिर इसलिए नहीं, कमाल है। आप यू आर एट्रीब्यूटिंग समथिंग टू मी जो मैंने कहा नहीं है, जो आपने, आप कम से कम, बिकॉज़ आई एक्सपेक्ट कि आप कुछ बोलेंगी लखीमपुर खीरी के लिए। मैडम मैं 11 दिन, आप आज बोली हैं, मैं 11 दिन से लखीमपुर खेड़ी के लिए जस्टिस डिमांड कर रही हूँ। आप आज आई हैं। देखिए मैम, अगर ये इट इज अ नेशनल इशू, दिस इज नॉट अबाउट राजस्थान और लखीमपुर खीरी और महाराष्ट्र। अगर हमने 4 बजे तक अगर हमने वहां पर एक बंद किया है, वो भी हमने महाराष्ट्र के लोगों से विनती करी है मैम, तब हमने वो लोग हमारे साथ आए हैं, अपनी इच्छा से आए हैं। अगर कोई छुटपुट घटनाएं घटी हैं और उसमें पुलिस का पूरा इंतजाम था, होमगार्ड्स थे, अगर कुछ देखिए कौन लोग उनको मार रहे थे, क्या है इन विजुअल्स में, हम इसको कुछ जस्टिफाई ऐसे नहीं कर सकते। वो कौन लोग थे, कोई अनैतिक तत्व भी हो सकते हैं, तो इसलिए आपको ये पहली एक वो दे देना जजमेंट की नहीं, वो एनसीपी और इनके लोग थे। सो दिस इज, मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब। प्रेम शुक्ला जी, आपने ऐसी विनती कहीं देखी है कि हाथ में डंडा घुमा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं और विनती हो रही है, लोगों से विनती हो रही है कि बंद रखिए? सिर फोड़कर विनती करते हैं, सिर फोड़कर विनती करते हैं, आपको लाभ परमिशन से ही करते हैं, आग लगाकर विनती करते हैं। अराजकता की विनती की भाषा जो है वो नई भाषा आई है। आग लगाई विक्रोली में शिवसेना के लोगों ने, बसों को तोड़ा एनसीपी के लोगों ने, लगातार जो है जनता पर हमला किया, दुकानें बंद कराई। कुछ नहीं होता है, सबूत के साथ कर रहे हैं, सप्रमाण कर, और पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही है। ऐसा कुछ नहीं होता। नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व है, कोई ऐसा नहीं है। आप आपराधिक गुंडों को, और देखिए लोकतंत्र में हड़ताल करना कोई बुरी चीज नहीं है। ऐसे आरोप लगाने कर सकते हैं, लेकिन किसी को सिर नहीं फोड़ सकते, इस तरह के आरोप नहीं फोड़ सकते, किसी को डंडा नहीं मार सकते, किसी की ऑटो नहीं तोड़ सकते, किसी की गाड़ी में आग नहीं लगा सकते। किसने मारे, किसने ऑटो तोड़े, ये सब एक ये विषय है। हर किसी के अनैतिक तत्व होते हैं जो आ जाते हैं, जो गुंडे थे, जजमेंट दे देना कि नहीं, एनसीपी के लोग थे, सरकारी संरक्षण दे रखा है, जो गुंडे लगातार वसूली बंद नहीं हो रही। सीमा जी, वन मिनट प्रेम शुक्ला जी, सीमा जी आंदोलन को बदनाम करने के लिए सीमा जी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो ये आप कह रही हैं कि बीजेपी ने भेजे थे आंदोलन को बदनाम करने के लिए? नहीं कह रही हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अगर जो भी लोग थे उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उनको अगर किसी ने करा होगा तो कोई भी, हम इस तरह की किसी हिंसा का सपोर्ट नहीं करते सर।
लेकिन सीमा जी मैं आपसे बहुत इज्जत से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सीमा जी एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी, सीमा जी ये देखिए ये किस तरह से डंडे लहराए जा रहे हैं। ये देखिए ऑटो वाला जा रहा है, उसको उतारा जा रहा है कि भाई तू मत चला ऑटो। क्या करेगा वो? कमाएगा नहीं तो क्यों, कैसे खिलाएगा अपने परिवार को? और एक जगह आपके कार्यकर्ता लेटे हुए हैं सड़क पर, लोग जो अपने काम के लिए निकले हैं उनकी गाड़ियों में से, टायर में से हवा निकाल रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सीमा जी, टैक्स हर वो मिडिल क्लास आदमी देता है जो नौकरी पर जाता है, वो कमाएगा नहीं, टैक्स देगा, उसकी गाड़ी भी खराब होगी, वो टैक्स देगा, उसके टैक्स के पैसे से जो बसें आती हैं महाराष्ट्र रोडवेज की उसको जलाया जाएगा। ये क्या हड़ताल का हिस्सा होता है? आर यू जस्टिफाइंग दिस? हम किसी भी इस चीज को जस्टिफाई नहीं करते, कभी सपोर्ट नहीं करते किसी भी तरह की हिंसा को, पर इसके लिए जजमेंटल नहीं होना चाहिए कि एनसीपी के लोगों ने किया है या शिवसेना ने किया है। मतलब वी आर nowhere, neither me nor you. Nobody is, authorized to decide this. तो वहां का शासन ही डिसाइड करेगा कि किसने क्या किया। पर आपकी पार्टी शासन में है, आपकी पार्टी शासन में है, शीतल जी की पार्टी शासन में है, रत्नाकर जी की पार्टी शासन में है। ये शासन में क्या आपके पास लाइसेंस है? शहजाद पूनावाला, शासन में क्या लाइसेंस होता है कि आम आदमी को परेशान करो? कोई हम आदमी को परेशान नहीं कर रहे हैं। नाविका, सवाल ये नहीं है कि एक सेकंड कोई नाविका ने ये, एक सेकंड सीमा जी एक सेकंड, नाविका ये नहीं कह रही कि फलाने ने किया फलाने ने नहीं किया, वो कह रही है फलाने को भी करने क्यों दिया गया। वीडियो देखिए टाइम्स नाउ नवभारत के, उसमें एक वीडियो में पुलिस के सामने करा जा रहा है और पुलिस उनको गिरफ्तार भी नहीं कर रही। और दूसरा सवाल, चलिए ये मोनू मिश्रा तो गिरफ्तार हो गया, हालांकि उसका वीडियो आज तक कोई पेश नहीं कर पाया, पर अच्छा है गिरफ्तार हो गया। अब मुझे बताइए जरा, अनिल देशमुख जिसके ऊपर भी केस है, जो भगौड़ा बनकर रुका हुआ है, उसके लिए बंद कब होगा? उसने तो महाराष्ट्र को लूटा, उसने तो महाराष्ट्र की व्यवस्था बर्बाद की। आप तो न्याय पसंद है ना, पूरे देश भर के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हालांकि हनुमानगढ़ पर नहीं कर रहे हैं, कुछ छत्तीसगढ़ पर नहीं कर रहे। चलिए अनिल देशमुख के लिए कब आप बंद करोगे? क्योंकि दोनों पर आरोप है, कोई सिद्ध नहीं हुआ है, ना मोनू मिश्रा पर सिद्ध हुआ है ना अनिल देशमुख पर मोनू मिश्रा अगर गलत है तो ठीक है। सीमा जी जवाब दीजिए, कहीं आपने पहले देखा है कम से कम मोनू मिश्रा माननीय मंत्री का बेटा था, अरेस्ट हो गया। आप मुझे बता दीजिए, आपके पूर्व गृह मंत्री, सीबीआई छापे मार रही है लेकिन मिल नहीं रहे किसी को। कौन से गृह में? देखिए मेरे ख्याल से ये भी कुछ केंद्र का ही मैटर है और मैं इस पे जाना नहीं चाहती। क्यों? मैं आपको सीधी नहीं क्यों? क्योंकि आप जिस चीज पे डिबेट हो रही है आप उस पे रहिए ना। मैं आपको ये कह रही हूँ कि हम लोगों ने जो सपोर्ट करा है, जो आज हम किसी मंत्री या उसके लिए डिबेट तो महाराष्ट्र पे हो रही है। हम आप न्याय की बात कर रही हैं, आप न्याय की बात कर रही हैं। सपोर्ट ऑफ फार्मर्स हम आए हैं आज, जो आज के बंद की बात कर रही हैं, उसमें हम वी आर इन सपोर्ट ऑफ फार्मर्स एंड दिस इज अ नेशनल इशू। उसको एक नैरेटिव बनाना कि ये हिंदू और सिख के बीच में है, या ये राजस्थान और इधर उधर जाना, आरोप दोनों पर है। मैंने हिंदू सिख की बात नहीं की, आरोप मोनू मिश्रा पर है, आरोप अनिल देशमुख पर है। मोनू मिश्रा के लिए महाराष्ट्र बंद, तो अनिल देशमुख के लिए महाराष्ट्र बंद क्यों नहीं? अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के लिए महाराष्ट्र बंद क्यों नहीं होना चाहिए? उसने तो महाराष्ट्र को लूटा, ये आरोप है। देखिए आरोप बहुत लोगों पे, ना महाराष्ट्र के किसानों के लिए महाराष्ट्र बंद, ना महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री वसूली करते उसके लिए महाराष्ट्र बंद। अरे तो कोर्ट ही तो बुला रही है मैडम। अरे केस तो मैडम कोर्ट ही तो बुला रही है, पेश होने के लिए कह रही है। कोर्ट में भी तो नहीं जा रहे, कोर्ट में ही चले जाते। हम थोड़ी कह रहे हैं कि हमारे दफ्तर आ जाएं। इस इशू से कोई भी संबंध नहीं है और इसमें मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगी। मैं सीधी आपको बात बताऊं, जिस इशू पर मैं आई हूँ उस पर मैं बात करूंगी। मैं आई हूँ, ठीक है, तो मैं कमाल एनसीपी के पास अनिल देशमुख पर कोई जवाब नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि जो महाराष्ट्र में बंद हुआ वो जस्टिफाइड है। शीतल जी मैं आपसे फिर से दोबारा से पूछना चाहती हूँ। शीतल जी, ये तस्वीरें हैं और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये तस्वीरें हैं जहां एक्टिविस्ट शिवसेना के झंडे उठाए हुए हैं।
और वो शिवसेना के झंडे उठा के, लकड़ी अपने हाथ में डंडे उठा के लोगों को भगा रहे हैं, पुलिस देख रही है, रोक नहीं रही। अब इसमें कोई आइडेंटिफाई करने की बात है या नहीं है? कम से कम कैमरा, और कहते हैं ना कि तस्वीरें जो हैं वो लफ्जों से ज्यादा साफ बात करती हैं। अब इसमें देख लीजिए, शिवसेना का झंडा नजर आ रहा है आदमी के हाथ में, पुलिस कुछ नहीं कर रही, लोगों की मार पिटाई हो रही है, वो देखिए। अब मुझे ये बता दीजिए, क्या ये भी पार्ट ऑफ, ये भी आपका पार्ट ऑफ योर बंद है एंड जस्टिफाइड है? देखिए, अगर बंद किया है, इतने बड़े राज्य में बंद किया है, तो ऐसी छुटपुट घटनाएं जरूर होती है। और मुझे नहीं लगता कि पुलिस कुछ नहीं कर रही। पुलिस जरूर, मैं आपके ही माध्यम से देख रही हूँ कि पुलिस उनको भगा रही है, उनके ऊपर उनको भी बाजू में कर रही है। तो मुझे लगता है ऐसी छुटपुट घटनाएं जब भी बहुत बड़ा बंद होता है तो जरूर होती है। तो इसका जस्टिफिकेशन कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो जैसे मैडम ने बताया, हम मेरे सहयोगी ने, कि वो कौन से पार्टी की है वो हमें भी पता नहीं है, शायद कोई एंटी सोशल तत्व भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई कर रहा है तो कोई भी पार्टी उसको जस्टिफाई नहीं करेगी, क्योंकि हमने ये बंद का आह्वान किया था। और मुझे लगता है बहुत सारे, मैं सबका बहुत धन्यवाद दूंगी कि बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ये बंद का सपोर्ट किया है। आज मुझे बताइए कि आज लखीमपुर का इंसिडेंट का आपने हिसाब ले लिया? आज के बंद के बाद आपका हिसाब हो गया? हम ये कोई हिसाब करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम उनको संवेदना दिखाने के लिए बैठे। जब भी कोई किसी के घर में कुछ डेथ होती है तो हम उनके मिलने के लिए जाते हैं, तो वो हिसाब करने के लिए नहीं जाते हैं, हम उनको उनके तो मिलने के लिए उधर जाइए ना, मिलने के लिए अपने लोगों को क्यों प्रताड़ित करना, ये मेरी समझ में नहीं आता। मैं दर्शकों आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि क्या डंडा उठाकर, क्या किसी की टायर पंक्चर कर कर, क्या किसी ऑटो वाले को ऑटो ना चलाने देकर, क्या किसी दुकानदार को दुकान ना खोलकर संवेदना प्रकट की जाती है? डंडे से मारेंगे, कहते हैं कि हम हिसाब नहीं करते, कहते हैं कि हम संवेदना प्रकट करते हैं। मैंने पहली बार देखा है कि डंडों से संवेदना प्रकट की जा रही है। मैंने पहली बार देखा है कि 300 करोड़ का देश के स्टेट के, राज्य के अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोगों का काम ठप करके, जो 300 करोड़ का होगा उसको ठप करके संवेदना प्रकट की जा रही है। संवेदना प्रकट करी जा रही है बसों को जलाकर, संवेदना प्रकट करी जा रही है ऑफिस जाने वाले लोगों को उनकी गाड़ी के टायर पंक्चर करके। ये क्या संवेदना प्रकट करना होता है? लखीमपुर खेड़ी उत्तर प्रदेश में शायद 2500 किलोमीटर दूर है महाराष्ट्र से। उनकी संवेदना के लिए महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को दिक्कत देना, मुश्किलें देना, क्या ये संवेदना प्रकट करना होता है? सवाल है मेरा। मैं कोई जजमेंट नहीं दे रही, क्योंकि सीमा जी को प्रॉब्लम है इस जजमेंट से, लेकिन सवाल मेरा ये है और मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं कि पब्लिक का क्या ओपिनियन है? क्या संवेदना इस तरह से प्रकट की जाती है? और जो मोनू मिश्रा की गिरफ्तारी की गुहार लगा रहे थे, वो जवाब क्यों नहीं देते कि अनिल देशमुख कहां है? क्या यह है संवेदना प्रकट करना? क्योंकि ये जो पब्लिक है ये सब समझ रही है, ये सब जानती है कौन कर रहा है राजनीति और कौन दे रहा है संवेदना, ये सब समझती है। बस अपने मेहमानों से आज इतना ही कहूंगी कि कभी पब्लिक के चश्मे से देखिए, शायद आपको पब्लिक का कहना समझ आएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए सवाल पब्लिक का शो पर आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, ले रही हूं एक छोटा सा ब्रेक, बस 2 मिनट का, जाइएगा मत, क्योंकि आज फिर कश्मीर पे हमला हुआ है और हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। दर्शकों, आपका दोबारा स्वागत है। आज आती हूं अब दूसरी खबर पर। जम्मू कश्मीर में आज हमारे 5 जवान भारत मां की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। पुंछ के जंगलों में पाकिस्तान से आए आतंकियों को रोकते हुए देश के इन वीर सपूतों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। मेरी भी आंखें नम हैं, आज पूरे देश की आंखें नम हैं। जो लोग शहीद हो गए उनमें से एक जेसीओ था, 4 जवान।
एलओसी से ताज़ा खबर यह है कि पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। एनकाउंटर जारी है इस वक्त भी। लेकिन दर्शकों, एक तरफ हमारे जवान देश की रक्षा में सीने पर गोली खा रहे हैं और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के कुछ नेता इन सारी बातों को दरकिनार कर कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। अब तक इनके परिवार वालों की आंखें सुखी नहीं। मैं जम्मू कश्मीर के दो बड़े नेताओं सैफुद्दीन सोज और जो कांग्रेस पार्टी से हैं और महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की चीफ हैं, इनके बयान आपको सुनाती हूं और फिर आपसे पूछूंगी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। यहाँ के मुसलमान जो हैं दुखी हैं कि ऐसा सोचा जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी से ही किसी ने मारा है, जिन बच्चों के पास बंदूक है। लेकिन हकीकत यह है कि उन बच्चों को भी कुछ कहना है, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। ऐसा माहौल बनना चाहिए कि हम जिसके हाथ में बंदूक है उससे पूछें क्या आप सोचते हैं, ताकि उसके दिमाग की टीस जो है वो दूर हो जाए। और सब चीज़ का इलाज है डायलॉग। यहाँ आर्मी है, पैरा फोर्सेस है, लेकिन उनकी वजह से कुछ नहीं होगा। होगा तब जब मोदी जी और उसके जो साथी हैं उनको समझ आएगा। जब कोई मिलिटेंट की गोली से मारा जाता है हम वहां चले जाते हैं, जाने देते हैं, मगर जब कोई इनकी गोली से, जब अभी पिछले 3 दिन पहले सीआरपीएफ ने एक परवेज को, एक शेड्यूल ट्राइब का गुजर लड़का था, उसको नाके पे वो रुकी नहीं, उसकी गाड़ी उसको मार दिया। मैं वहां जाना चाहती थी, करना दरवाजे पे ताला। ये कैसा सिस्टम है इनका कि अगर हमारे मुल्क की गोली से कोई मरे वो ठीक है और मिलिटेंट की गोली से मरे वो गलत है। दोनों गलतियां बराबर है मेरी नजर में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सैफुद्दीन सोज साहब, फॉर्मर मिनिस्टर हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं। हमारे साथ निर्मल सिंह जी हैं, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू और कश्मीर के। दोनों हमारे साथ हैं। सैफुद्दीन सोज साहब, आपने जो बात कही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जिनके हाथों में बंदूक है, जिनकी गोलियों से हमारे जवान मरते हैं, हमारे कश्मीर के पंडित मरते हैं या कोई भी मरता हो, कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक मरता हो जिनकी गोलियों से, हमें उनकी बात सुननी चाहिए। ये कहने की आप में हिम्मत है सूबेदार जसविंदर सिंह के परिवार को या मनदीप सिंह के परिवार को या गज्जन सिंह के परिवार को, सरद सिंह के परिवार को, वैसाख के परिवार को? इनके परिवार अभी शायद इंतजार कर रहे हैं कि कब भारत के तिरंगे में लिपटा हुआ उनका बेटा घर आएगा। आप उनको ये कह सकते हैं कि बंदूक वालों के हाथ में, जिनके हाथ में बंदूक है, जिनकी गोलियों से हमारे लोग छलनी होते हैं, उनसे हमें बात करनी चाहिए, उनका हमें दर्द समझना चाहिए? है हिम्मत आपको इनकी मां को कहने का? ये सवाल आप मुझसे पूछ रही तो मैं आपको जवाब बताऊंगा। मैं महात्मा गांधी के रास्ते पर हूं कि हर वक्त पहले तो यह है कि तशद्दुद जो है उससे दिल जख्मी होता है, गम से दिल भर जाता है और उस पर कोई खुश नहीं हो सकता, वो तो इंसान ही नहीं है। लेकिन एक बात है, महात्मा गांधी का रास्ता ये है कि हमको हर शख्स से बात करनी चाहिए, जिसको बंदूक है उससे भी बात करनी चाहिए, ताकि मफाहमत का, हमआहंगी का, एक साथ रहने का रास्ता खुल जाए। तो ये एक महात्मा गांधी का रास्ता है और मैं महात्मा गांधी के रास्ते पर हूं जम के बात होनी चाहिए, चाहे किसी के हाथ में बंदूक है या घर पर बंदूक है, हम उसमें नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे। बात का दरवाजा खोलने से सब कुछ ठीक होगा। किससे बात करेंगे आप सैफुद्दीन सोज साहब? किससे बात करेंगे? किससे बात करेंगे? पाकिस्तान से बात करेंगे? अरे सुनिए, कश्मीर की बात दहशतगर्द हमारे देश में भेज रहे हैं उनसे बात करेंगे? आप पाकिस्तानियों से बात करेंगे? नहीं, मैं बताऊंगा आपको। दहशतगर्द हमारे घर हम भेजता है,
जो छोटे छोटे बच्चों की जान ले लेता है, उनको गुमराह कर देता है, आप उनसे बात करना चाहते हैं? ये देखिए, जिस लैंग्वेज में आप ये मसला हल करना चाहते हैं, उससे जज्बात और भड़क उठेंगे। मैं अमन और आश्ती रवादारी के रास्ते पर हूँ, महात्मा गांधी के रास्ते पर हूँ। हर एक से बात होनी चाहिए। और कश्मीर में आप कहते हैं मेन स्ट्रीम यहाँ का बड़ा स्ट्रांग है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, अपनी पार्टी है, दूसरी पार्टी है तो सजाद गनी लोन साहब की पार्टी है। वो उनके साथ बात करने के बाद आप डाउनटाउन में या कहीं भी कश्मीर में उन लोगों से भी बात करेंगे जिनके हाथ में बंदूक है। बात यह है कि इंतजार नहीं करना चाहिए कब वो बंदूक छोड़ेगा। बातचीत का तरीका यह है, महात्मा गांधी का तरीका यह है, तो महात्मा गांधी का तरीका, निर्मल सिंह जी, बातचीत ही मसले का हल होता है। निर्मल सिंह जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने कितने साल महात्मा गांधी जी को फॉलो किया? क्या अमन चैन आया कश्मीर में? ये आज इनको महात्मा गांधी का याद आ रहा है कि उनका किरदार किस तरह का था। ये महात्मा गांधी बन के तो दिखाएं। इन्होंने दिखाया था महात्मा गांधी बन के। और आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ निर्मल सिंह जी, क्या हम इनकी, ये जो हमारे जवान हैं, जो हमारे ब्रेव सोल्जर्स हैं, हम इनके परिवारों के आंखों में आंख डाल के ये कह सकते हैं कि हमें हाथ में बंदूक पकड़े हुए लोगों से बातचीत करनी है? नाविका जी, सबसे पहले मैं उन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूं जो सैनिक इस देश की, हम लोगों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, प्रोफेसर सैफुद्दीन सोद जो प्रोफेसर थे, जो एमपी थे, जो यूनियन मिनिस्टर थे, कांग्रेस जैसी पार्टी जो नेशनलिस्ट अपने आप को कहती है, नेशनल पार्टी के जो है वो नेता थे, वो इस प्रकार की बात करते हैं कि कौन सी बात कर रहे हो? बात किससे होनी चाहिए? क्या टेररिस्ट को आप टेररिस्ट का मानते हो? आप टेररिस्ट का मानते हुए जिससे आपको तकलीफ होती है? सुनिए वैसा मैंने आपको सुना है, सुनिए आप, उसके बाद बोलिए। क्या ऐसे लोगों से बात हो? क्या उनको आप क्या समझते हो? क्या है वो? उनका ब्रेन है? उनकी कोई सोच है? वो लोग हैं जिनको तो तब इंतजार कीजिए, तैयार करते हुए, उनको ट्रेन करते हुए, बंदूक छोड़िए, तब इंतजार कीजिए। जिहादी, अरे भाई साहब सुनिए, बुजुर्ग हैं आपको मैंने पूरा सुना है जो आप बोल रहे थे। टेररिस्ट कैंप में उनको ट्रेनिंग देते हुए, जिस प्रकार से मदरसों में आज जमायत इस्लामी को बैन किया है, जो आइडियोलॉजी है, जो जहादी आइडियोलॉजी है, उसमें वो ट्रेन लोग जिनका ब्रेन लेस है, जो सिर्फ पपेट्स हैं, जिनको बताया जाता है उसको मारना है, फलान को मारना है, किससे उससे बात करनी चाहिए? क्या तालिबान जैसी जो बात हुई है अफगानिस्तान में, और तालिबानों ने जिस प्रकार से आप वहां पर जो आप महिलाओं के ऊपर जो है, वहां लड़कियों के ऊपर जो भी अफगानियों को मार रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, वही आप जो कश्मीर में एक नया डिस्कोर्स शुरू किया आपने कि अफगानिस्तान में जो फरूख्तुल्लाह साहब कहते हैं कि अच्छी जो है वो सरकार देंगे। क्या वैसी सरकार चाहते हो आप? क्या बात कर रहे हो? सोच साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने कहा मुसलमानों के दिल, एक मिनट सोच साहब, आपने कहा मुसलमान जो हैं बड़े दुखी हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्होंने मारा। कोई नहीं मुसलमानों को दोष दे रहा, लेकिन आज मैं पूछना चाहती हूं, संजय टिक्कू प्रेसिडेंट ऑफ कश्मीर पंडित संघर्ष समिति ने कहा है कि अगर मुसलमानों और हिंदुओं में कोई फर्क नहीं है, अगर आपस में मोहब्बत है, भाईचारा है, तो क्यों ना मस्जिदों में भी ऐलान किया जाए कि दहशतगर्दी से कुछ हासिल नहीं होने वाला, कि हम सब मिलकर रहें। आप इस कदर की बात करेंगे तो शायद कोई समझेगा आप स्टेट्समैन हैं, कहने का है आप में दम। देखिए, एक बात है, अगर प्रोपेगेंडा के रास्ते से करना है वो भी रास्ता है, लेकिन महात्मा गांधी का रास्ता है बात करने का। बातचीत से सारा मसला हल हो जाएगा। अगर आप इंतजार करते हैं कि लास्ट गन जमीन पर हो तो उस वक्त तक इंतजार करेंगे, वक्त जाया होगा। मक्खनलाल बिंदु के घर में गए, हमको बातचीत का दरवाजा खोलना चाहिए। आप जो है जावेददार जो कुलगाम है उसके घर में गए, आप सिर्फ उनके एजेंडे को सपोर्ट करते हैं। आप क्या फर्क है? मुझे बहुत अफसोस हुआ, प्रोफेसर सैफुद्दीन जैसे सोच
सोच जैसे व्यक्ति से, बुजुर्ग से ये बात सुनते हुए बिद्रू साहब के घर गया, जिस घर में तकलीफ हुई हुआ है, सरदार जी के घर में गया, संजीदा आदमी मानता था, मैं आपको बहुत संजीदा आदमी मानता था, बहुत अफसोस हुआ मुझे। आप कौन सी लाशों के ऊपर जो है कोई गलत बात कर रहे नहीं हो? क्या कहूं मैं सोच साहब, क्या कहूं मैं सोच साहब, आप इतने सीनियर नेता हैं, आप कश्मीरी हैं, अगर आप कहेंगे कि बंदूक उठाने वालों से बात करी जाए, पाकिस्तान से उस दिन बात करी जाए जिस दिन 5 माह के लाल लहू लुहान होकर तिरंगे में लिपटे अपने घर जाएंगे, सीना छलनी होता है हर भारतवासी का ऐसी बात सुन के। सैफुद्दीन सोज कहते हैं बंदूक वालों से बात करो, उधर महबूबा मुफ्ती जी कहती हैं कि गोली चाहे सीआरपीएफ से चले या पाकिस्तान से चले, गोली तो गोली होती है, फर्क नहीं है दोनों में। महबूबा जी, फर्क नहीं है दोनों में। जब सीआरपीएफ ने गोली चलाई थी ना, तो उस गाड़ी पर नंबर नहीं था और उस दिन कई मौतें हुई थी, टेररिस्ट ने मार दिया था लोगों को, और जिस आदमी की गाड़ी पर गोली चलाई गई थी वो रोकने पर रुका नहीं था, हाई सिक्योरिटी का मामला था। जी, एक आदमी जरूर मरा, जरूर शहीद हुआ, लेकिन गलती क्या सिर्फ सीआरपीएफ की थी? हमारी सुरक्षा सेनाओं की थी? सोचिए आप किसकी तुलना किससे कर रही हैं। सैफुद्दीन सोज और महबूबा मुफ्ती जैसी सोच आज देश में कितने लोगों की है, जानना चाहती हूं, क्योंकि यही है सवाल पब्लिक का। और आप जरूर लिखिएगा, जरूर लिखकर हमें बताइएगा कि क्या आप इनकी बातों के साथ सहमत हैं या आपका भारत उसे इजाजत नहीं देता कि जो बंदूक से हमारे जवानों को मारते हैं, हमारे कश्मीरी भाइयों को मारते हैं, उनके साथ बात करना हमारे लिए नापाक है। मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत